अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यार और आदाब। ज़्यादा देर नहीं लेते हुए हम शुरू करेंगे। हमने ख़त्म किया था मोहम्मद रफ़ी द अल्टीमेट सिंगर पार्ट 2 पे, और अपन यहाँ से शुरू करते हैं मोहम्मद रफ़ी द अल्टीमेट सिंगर पार्ट 3, उनकी बरसी को ध्यान में रखते हुए। आगे हम जिक्र करेंगे जितेंद्र का। जितेंद्र जो हमारे जंपिंग जैक, ये हमारे रफ़ी साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते। ये महाशय हर स्टेज शो पे रफ़ी नाइट में जब भी उनकी पैदाइश का दिन होता है, बर्थडे होता है आपका, तो ये किस्सा ज़रूर बयान करते हैं। और वो किस्सा ये है कि इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी दीदार यार, जिसमें रफ़ी साहब का और किशोर का गाना था। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, इन्होंने उनके पैसे पे कर दिए, सब अपने अपने चले गए घर। रफ़ी साहब का फ़ोन आया। जितेंद्र, पंजाबी में कहते थे, खुद जितेंद्र बता रहे हैं बात, बोले तेरे पास बहुत पैसे हो गए। तो जितेंद्र ने कहा, इतने बड़े सिंगर, भले स्टार कितना भी बड़ा हो, हमारे रफ़ी साहब जैसा कोई स्टार नहीं, बड़े बड़े म्यूजिशियन की भी हालत ख़राब उनके सामने। बोले तेरे पास पैसे ज़्यादा हो गए। बोले क्यों रफ़ी साहब, क्या बात हो गई? मैंने तो पूरे पैसे दिए। बोले कितने दिए? तो मेरी और हवा टाइट हो गई। बोले 20,000 दिए। बोले क्यों? बोले जो दूसरे को दिए तुमको दिए, कुछ कम हुए क्या? तो बोले देख मेरा मैनेजर, तब तक उन्होंने अपने मैनेजर को, जो उनके कोई कहता है हामिद साहब नाम था उनके मैनेजर, उनके साले ही थे, बोले उनको भेज दिया हूँ। फ़ोन रखता नहीं हूँ, 5 मिनट में बंदा दरवाजे पे। बोले रफ़ी साहब ने भेजा है, और उनके हाथ में कोई चीज़ दे दी। मैंने देखा, मुझे 16,000 रुपये उस बंदे ने वापस किए और 4,000 रुपये गाने के रखे। अब बताइए, अपनी कीमत कोई नहीं, कौन सा स्टार आज के दिन में नहीं करता? कैसे कैसे लोग जद्दोजहद करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या इन्हें पैसे की भूख थी? अरे जब किशोर कुमार फॉर्म में था और कोई बुके उनके हाथ में दे रहा है, फिर भी आप अपना कदम पीछे ले रहे हैं। और जहाँ 16,000 में दीदार यार उसी टाइम पे रिलीज़ हुई थी, नई पिक्चरों में शुमार है, उन्होंने 16,000 रुपये वापस किए। ये हमारे मोहम्मद रफ़ी। पैसा कुछ नहीं था, टैलेंट था, इज़्ज़त, रहम, नेक दिली, सबकी मदद, खुदा का बंदा था हमारा सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब। बप्पी लहरी से पूछा गया, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी लोग रफ़ी साहब के लिए वीडियो बनाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, रेट्रो शहबाज बोल के भी हैं, काफ़ी अच्छे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो रहते हैं, पर एक एक अच्छी कहानियाँ चुन चुन के वो पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी के बारे में। मैंने तो उनके रेट्रो शहबाज के पहले से रफ़ी साहब के, आज मेरी 44 साल उम्र है, तो मैं कई सालों से रफ़ी साहब के बारे में सुन रहा हूँ। तो वही ख़जाना मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझ में जमा है रफ़ी साहब के लिए। बप्पी लहरी से पूछा गया रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना है, तो कहते हैं हम तो लोग बहुत लकी हैं कि रफ़ी साहब के साथ हमें इस ज़माने में, इन्हें 70s के आसपास 80s के गाने करने मिले। वारदात वगैरह पिक्चरों में जो बहुत फेमस हुई थी, मिथुन की पिक्चर थी, देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, जो गाना फेमस हुआ था, रफ़ी साहब का नहीं है, खाली मैं याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। उस फिल्म में भी रफ़ी साहब के गाने रहे। गाना था सारा जहाँ छोड़ के मैंने तुझको सलाम किया है, और ऐसे वगैरह वगैरह। बप्पी लहरी के लिए भी बहुत गाने गाए। तो बप्पी लहरी बताते हैं कि उनकी एक पिक्चर आई थी गोविंदा की, मुझे इस वक्त नाम नहीं मालूम, जहन में नहीं आ रहा है। उसमें गाना था फूलों का शबाब क्या, रंग हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। इसमें बोले कहीं थोड़ा सा आखिर में रफ़ी साहब गाते गाते आपका जवाब का, न आपका जवाब क्या के बदले। तो वो बप्पी लहरी जी ने उन्हें बताया था कि अपने को ये करेक्ट करना है, अपन वापस से अगली बार इसको रीशूट करेंगे और क्लियर करेंगे। पर बताते हैं वो रिकॉर्डिंग वैसी रह गई और इन्हें मौका नहीं मिला, रफ़ी साहब गुजर गए उसके बाद। पर बप्पी लहरी ने जो एक कमेंट दिया वो ये था कि रफ़ी साहब का जो सिंगिंग का दायरा है ना, उसके 5 किलोमीटर में भी कोई सिंगर आ नहीं सकता, एक चैलेंज है, ऐसा बप्पी लहरी रफ़ी साहब के बारे में कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी रफ़ी साहब ने बहुत कुछ किया। इन्होंने शुरुआत की 1963-64 में अपनी पिक्चर पारसमणि से, और उसके बाद राशिद प्रोडक्शंस की दोस्ती आई, जिसमें चाहूँगा मैं तुझे, सांझ सवेरे, जाने वालों ज़रा, राही मनवा दुख की चिंता, कोई जब साथ ना आए, मेरा तो जो भी कदम है, सारे गाने रफ़ी जी से गवाए। कहते हैं कि लक्ष्मी प्यारेलाल एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने अपने वक्त के बड़े म्यूजिशियन शंकर जयकिशन को टक्कर दी। तो उनकी शुरुआत के दिनों में जब हालात सही नहीं थे फाइनेंशियली, तो बड़े कम पैसों में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाने गाए। इसलिए रफ़ी साहब को उन्होंने आखिरी पिक्चर देश प्रेमी जैसी, मेरे देश प्रेमियों, या आसपास के अंदर, काफ़ी इसमें रफ़ी साहब उनके साथ गाते रहे। वो एक कंपनी, उनका एक कैंप अलग ही था।
आर डी बर्मन एक अच्छे सुलझे हुए म्यूजिशियन है, फिर भी रफ़ी साहब को जितना इस्तेमाल करना चाहिए था और आर डी बर्मन ने नहीं किया। उन्होंने किशोर की तरफ ही ज़्यादा, चलो खैर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि आर डी बर्मन का माइंड या मेंटलिटी ऐसी हो कि उन्होंने लता को भी चांस ज़्यादा नहीं दिया, आशा और किशोर को ही दिया। तो कहीं नौशाद ने रफ़ी को ही ज़्यादा चांस दिया, ओपी नैयर ने रफ़ी को ही ज़्यादा चांस दिया। तो ये डिपेंड करता है कि किसको कहाँ कौन जचता है। जैसे मेरे 10 फ्रेंड हैं पर मेरे दोस्त 2 खास हैं, तो इससे कहीं दोस्ती नहीं टूटती, क्योंकि कहीं ना कहीं आर डी महमूद किशोर की जोड़ी थी, पड़ोसन में देखी, बॉम्बे टू गोवा में देखी, भूत बंगला में देखी हमने, तो उसमें सारे गाने मोहम्मद रफ़ी के नहीं थे, किशोर कुमार के मोस्टली होते थे। तो आर डी बर्मन में जहाँ इस्तेमाल करना था कारवां में किया, तीसरी मंजिल में किया, काफ़ी पिक्चर में रफ़ी साहब का अच्छे से इस्तेमाल किया। और आर डी बर्मन ने ही 1.5 गाने रफ़ी साहब को दिए थे यादों की बारात में, जैसे चांद में मेरा दिल चांदनी हो तुम, वो, और उसके बाद हम सब जानते हैं जिसको अवार्ड मिला वो था क्या हुआ तेरा वादा। तो खैर आगे बात करूँगा शम्मी कपूर की। शम्मी कपूर ने एक किस्सा बयान किया था कि कश्मीर की कली जो पिक्चर थी जिसमें गाना था दीवाना हुआ बादल, शम्मी कपूर उस वक्त सामने होने चाहिए थे स्टूडियो में, ताकि रफ़ी साहब बराबर नकल वैसी करें और ऐसा लगे कि शम्मी गा रहा है। ये उनका मतलब एक दांव पेच होते थे सिंगिंग, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं कि एक्सप्रेशन दिए जाते हैं कि कौन से एक्टर को कौन सी आवाज़ सूट करती है, यही प्लेबैक सिंगर इसे कहा जाता है। तो वो बिजी होने की वजह से कहीं बाहर जाना था फॉरेन, तो कहा कि रफ़ी साहब कर देंगे। तो इतने गारंटी और चैलेंज के साथ कहा कि रफ़ी साहब कर देंगे, और सही में रफ़ी साहब ने कर दिया दीवाना हुआ बादल। शम्मी कपूर बताते हैं, बात के दौर की बातें हैं कि जब रफ़ी साहब गुजर गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी बरसी के वक्त ही पैदाइश या गुजरने के दिन पे ये इंटरव्यू में बताया शम्मी कपूर ने कि मैं बाकायदा गाना सुनने के बाद भागता हुआ आया कि भाई मुझे गाना सुना। रफ़ी साहब ने क्या किया मेरे लिए, यानी लकी चार्म होता था उनके लिए। बोले बाकायदा मैं रोया वो गाना सुन के। बोले रफ़ी साहब आप मुझे क्या, मेरे बारे में क्या इतना समझ रहे हैं कि आपने मेरी तवक्को यानी मेरी सोच से जितना मैं सोच रहा था उसके आगे जाके अपने गाना गाया, और अब मुझे मुश्किल कर दिया कि मैं इस एक्सप्रेशंस में इन बोलते ना वो सब ताल मेल में कैसे उतरूँ। मतलब ये थे हमारे रफ़ी साहब लोगों के साथ कनेक्शन। ऋषि कपूर हर नाइट में या कोई भी फंक्शन में जब भी रफ़ी साहब का कुछ प्रोग्राम होता है तो ये कहते थे रफ़ी साहब की आवाज़ खुदा की आवाज़, वो दर्द जिगर दिल ने जगाया आपने, कर्स पिक्चर का गाना बोलते नहीं थकते ऋषि कपूर, और सरगम के गाने कहाँ तेरा इंसाफ है, मुझे मत रोको, पर्वत के उस पर, ये सारे गाने ऋषि कपूर के ऊपर मोहम्मद रफ़ी साहब के। वक्त नहीं है कि हर एक पिक्चर हर एक गाने के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाए। अमर अकबर एंथोनी में पर्दा है पर्दा जो कवाली थी, ज़माने को दिखाना है या वगैरह, इसमें काफ़ी इसमें रफ़ी साहब ने गाने ऋषि कपूर के ऊपर गाए। बीच में और एक कंट्रोवर्सी हुई थी ए दिल मुश्किल करण जौहर, जिसमें हीरोइन जो है वो कहती है कि रफ़ी साहब वही ना जो गाते गमते रोते ज़्यादा थे। काफ़ी लोग नाराज़ हुए, शाहिद कपूर ने तो स्ट्रांगली कंडेम किया था इस बात को लेके, पर मोहम्मद अजीज़ जो रफ़ी साहब के फ़ैन रहे वो कहते हैं कि अक्ल नहीं है तुझे, अगर तुझे इतनी जानकारी होती मैं तेरे बाप को करण को धर्मा प्रोडक्शंस को अच्छी तरह जानता और मैंने उनकी पिक्चर में गाना भी गाया है, अगर तुझे ज़रा सी भी अक्ल होती तो ये डायलॉग तो हटवा देता और अभी भी हटवा दे। और ये सब बात कहने के पहले ना मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार, अनवर और सोनी निगम इन चारों से होके गुजरना, उसके बाद पागल कुछ भी कहना। इस गढ़ से मोहम्मद अजीज़ ने बात कही थी, मानना पड़ेगा। बोलते हैं रफ़ी साहब ने जो इनकलाब जो रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में लाया वो क्या कम था? जो तुम लोग ये इस तरह की बातें कहते हो कि आप गाते कम थे रोते ज़्यादा थे, क्या मतलब है इस बात का? तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज थी, पर रफ़ी साहब के किस्से हमेशा अमर जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। एक किस्सा था सोनी कोमी का। सोनी कोमी की एक पिक्चर थी प्राण की, शायद मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, हाँ धर्मा नाम की पिक्चर थी 1973 की, जिसमें सोनी कोमी का म्यूज़िक था। उसमें कवाली थी इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। दिलचस्प किस्सा है। इसमें रिकॉर्डिंग के बाद जो कवाली थी प्राण के ऊपर पिक्चराइज है, उनका कहना है कि कहीं कुछ गड़बड़ रहा है, अपन इसे फिर से रिटेक करेंगे। रफ़ी साहब ने कहा नहीं बराबर है। इसमें हमें जानने मिलता रहा कि साहब को कितना नॉलेज था। बोले रिकॉर्डिंग बराबर है, आप चले जाते हैं, ठीक है बात करेंगे। दूसरे दिन आप अपने वही मैनेजर को लेके 2 स्पीकर लेके गाड़ी में डाल के, उनके पास पद्मिनी थी फैट की, तो गाड़ी लेके पहुंचते हैं। और सोनिक जो थे दोनों में से, सोनी कोमी से परेशान, ये जोड़ी है सोनी कोमी कि ये रफ़ी साहब सुबह सुबह, तो उन्होंने वो बोले कुछ नहीं घबरा मत, और वो गाना प्ले किया कवाली, और पूरी सुनने के बाद पूछे इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। तो वो बंदा उठ के हाथ मिलाकर गले लगा, रफ़ी साहब बिल्कुल सही गाए, समझ देखिए। और वो स्पीकर उन्होंने उस टाइम पे फॉरेन से मंगाए थे, पता नहीं लंदन से कहीं से, 20,000 की जोड़ी उठा के उन्होंने गिफ्ट कर दिया, बोले आपको रखिए। तो रफ़ी साहब की दिलदारी, उनके गाने का नॉलेज, संगीत का नॉलेज उसे कोई नहीं छू सकता था। तो दोस्तों
इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करेंगे और फिर से इसके अगले पार्ट में मुलाकात होगी रफ़ी द अल्टीमेट सिंगर पार्ट 4 में। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। गुड बाय।